है जब सूर्य उदय होता है। सूर्य उदय होने के साथ साथ जो वक्त होता है, आने वाला 1 घंटा 2 घंटा जो होता है सुबह सुबह का, ये बड़ा अच्छा दिन होता है, अच्छा समय होता है। आप इस दौरान क्या है, धूप के अंदर बैठो, ये आदत डाल लो। इस दौरान आप पार्क में घूम सकते हो, नंगे पैर घूम सकते हो, ये आदत डालो, ताकि आपको कई तरह के पोषक तत्व है, कई तरह का जो पोषण है आपके शरीर को, जो बाहर से मिलना चाहिए, जो कि प्राण वायु के रूप में मिलना चाहिए, जो कि विटामिन डी धूप के रूप में मिलना चाहिए, वो आपको मिल जाए। ये आदत डाल दो आप। और अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चे लेटे हुए हैं, लेट तक लेटे हुए हैं, उन्होंने धूप के दर्शन ही नहीं किए हैं, तो आप समझ लेना आने वाले वक्त के अंदर उन बच्चों को कोई ना कोई दिक्कत होगी और फिर दवाई चलेगी जिंदगी भर। इसलिए अच्छा है कि हम लोग आज ही अपनी आदतों पर काम कर लें। आधा घंटा सुबह धूप में बैठना है, 1 घंटा प्रत्येक दिन आपको घूमने के अंदर निकालना ही निकालना चाहिए। मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है, या दिन के अंदर आप काम कर रहे हैं, दिन के अंदर आप घूम रहे हैं, इससे आपके 10,000 स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। छोटे छोटे काम आप उनको क्या है, आप पैदल चलकर किया करें ताकि आपके स्टेप्स पूरे हो जाएं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको जिम में जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई वर्कआउट करना है, कोई जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अपना सारे के सारे काम अगर आप घूमकर करते हैं, पैदल चलते रहते हैं, छोटे छोटे काम पैदल चलने से करते हैं, तो आपके स्टेप्स पूरे हो जाएंगे। 10,000 स्टेप्स अगर आप प्रत्येक दिन पूरे करते हो तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। मिनिमम इतना जरूर करें शाबाश। और इसके साथ साथ आपको कुछ और बदलाव करने हैं। अपनी रसोई के अंदर बदलाव करो, खान पान में बदलाव करो, रसोई के अंदर बर्तनों को बदलो। एल्यूमिनियम के बर्तन हैं, प्लास्टिक के हैं, रबड़ के हैं, निकाल दो बाहर। आप उनकी जगह लोहे के बर्तन, जरूरत वाले मीठे के बर्तन हैं, आपके कांच के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, पीतल के बर्तन हैं, तांबे के बर्तन हैं, उनका प्रयोग करो। ऐसे ही अनाज बदलो आप। गेहूं और चावल दोनों अनाज हमारे शरीर के लिए लगातार प्रयोग करना बीमारियां देना है। इसलिए हमें क्या करना है, अनाज बदलने पड़ेंगे। ऐसे अनाज का प्रयोग करो जो आपके पेट में चिपके ना। जो अनाज आपको लगता है कि ये चिपकने वाला अनाज है, उसका प्रयोग बंद कर दो, आप कम से कम करो। तो जैसे जौ का प्रयोग करते हो, रागी का प्रयोग करते हो, ज्वार है, जेई है, इसके साथ साथ आपका बाजरा है, तो आप कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये पेट के लिए सबसे अच्छे अनाज है। ऐसे ही हमें तेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तेल, अलग अलग तेल यूज किया करो शाबाश। हर एक इंसान की अलग अलग शरीर की प्रकृति होती है। किसी को वात है, किसी को पित्त है, किसी को कफ बढ़ा हुआ है, तो उसके हिसाब से तेल का भी प्रयोग हमें अलग अलग करना चाहिए। जिसके अंदर आप अलग अलग तरह के तेल प्रयोग कर सकते हैं। तिल का तेल है, उसका प्रयोग कर सकते हैं आप ओलिव ऑयल को प्रयोग कर सकते हैं, अलसी के तेल को प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसे ही हमें कुछ और जानकारी होनी चाहिए, जैसे हमें भोजन की जानकारी होनी चाहिए और पानी की जानकारी होनी चाहिए। पानी की शुरुआत सुबह सुबह किया करो शाबाश। और सुबह सुबह पानी लेकर बैठ जाओ। 1 लीटर धीरे धीरे पानी पीना है, जितना पी सकते हो। जबरदस्ती पानी कभी नहीं पीना, इस बात का ख्याल रखना। आपको अपनी आदत को डेवलप करना है, धीरे धीरे पानी को बढ़ाना है। जब आपको लगे कि अब पानी नहीं पिया जाएगा, मत पिया करो। धीरे धीरे पानी पीना है, सिप करके पानी पीना है, ताकि सलाइवा ज्यादा जा सके, लार ज्यादा जा सके पेट के अंदर। और 10 बजे तक 2 लीटर पानी और 1 बजे तक 3 लीटर पानी कंप्लीट कर दो। 1 से 3 भोजन का वक्त है, पानी से दूरी बना लो। भोजन से आधा घंटा पहले और भोजन के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पीना है। और जिन लोगों को अफारा या पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो आप 1.5 घंटे के अंदर पानी पियो, ताकि भोजन सही उसका पाचन हो जाए। और शेष समय के अंदर अपना बचा हुआ पानी कंप्लीट कर दो। और प्रत्येक दिन आपको पानी का पूरा ख्याल रखना है। दूसरा, आपको भोजन का जानकारी होनी चाहिए। भोजन का मतलब हमें यह नहीं है कि पेट भराई करनी है, कि जो मर्जी मिल गया पेट भर लिया तो भोजन हो गया। पेट भराई आपको एनर्जी दे देगी। आपके दिन के अंदर आपको जितने भी काम करोगे तो आपको एनर्जी रहेगी, क्योंकि आपको उसमें जो कैलोरी है वो मिलेगी, और वही कैलोरी आपको क्या है, पूरा दिन
उसकी खपत होती है। लेकिन उसके अंदर अगर पोषक तत्व नहीं है तो आपका शरीर कमजोर होगा। अगर उसमें पोषक तत्व नहीं है तो आपका पाचन तंत्र खराब होगा। इस बात का आपको पता होना है, क्योंकि शरीर को पोषक तत्व चाहिए, प्रत्येक दिन चाहिए। इसलिए आप अपना एक बैलेंस डाइट लो। आप बैलेंस डाइट आप लेना प्रयोग कर दो, जिसके अंदर प्रोटीन हो, फाइबर हो, जिसमें अच्छे वाली फैट हो और विटामिन मिनरल्स हो, ताकि आपके सभी तरह के पोषक तत्व आपको सही मात्रा में आपको मिल जाए। दूसरा, आपको पाचन सही करने के लिए इसको पचाना है मुंह के अंदर। ज्यादा चबाया करो शाबाश, जितना ज्यादा चबाओगे उतना ही जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। और तीसरा, आपको ज्यादा भोजन नहीं करना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी। चौथा है, आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए। जो हाउसवाइफ है, जो घर के अंदर महिलाएं रहती है, आपके पास बहुत बड़ा अवसर होता है कि आप अपने आप को बहुत जल्दी स्वस्थ कर सकते हैं। आप अपना एक टाइम फ्रेम बना लें कि सुबह 10 बजे आपको न्यूट्रिशन लेना है, शाम को 7 बजे, और दिन के अंदर आपको 2 बजे आपको लंच करना है। आप 3 दिन के अंदर स्वस्थ होना शुरू हो जाओगे। गलती हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइम फ्रेम नहीं है। कभी हम 7 बजे करेंगे, कभी 10 बजे रात को करेंगे। तो आपकी आदत आपके जीवन को बदलती है, और आपका जीवन है वो बड़ा सुंदर हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, अगर आप अपनी सही आदतें डेवलप कर लें। तो ये आदतें सब जीवन भर रखनी है। एक आदत आपको और अपनानी है, और वह आदत है धन्यवाद की। और धन्यवाद सबको किया करो। आप अपने छोटे बच्चे को भी धन्यवाद किया करो। 5 साल का बच्चा है, आपने उससे कोई चीज मंगवाई, और अगर आपने पलट कर उसको धन्यवाद किया तो वो पलट कर आपकी तरफ देखेगा। उसके भाव देखना आप। और अगर हमने परमात्मा का, इस प्रकृति का धन्यवाद करना शुरू कर दिया तो जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद के ऊपर बड़ी खोज हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर खोज हुई, अलग अलग जगह खोज हुई। जिन लोगों को धन्यवाद करना सिखाया गया, 3 महीने के बाद उनका जीवन बदल गया। उनके जीवन के अंदर बड़ा सुधार आया, उनके सेहत के अंदर सुधार आया, उनके बोलने चालने में, व्यवहार के अंदर सुधार आ गया। और वो लोग बड़े स्वभाव के, बहुत ही नरम स्वभाव के लोग हो गए। देखो आप, तो धन्यवाद करना बड़ा जरूरी है। धन्यवाद का सिलसिला सुबह सुबह से स्टार्ट किया करो, परमात्मा से स्टार्ट किया करो। जैसे ही नींद खुलती है, परमात्मा के साथ जुड़ जाओ और परमात्मा को धन्यवाद करना शुरू कर दो कि परमात्मा तेरा बड़ा धन्यवाद कि तूने मानव का शरीर दे दिया परमात्मा, और आज के दिन के लिए तेरा धन्यवाद परमात्मा। और आज के दिन में अच्छे कर्म करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा, अपनी भाषा से मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा, मैं सबको प्रेम करूंगा, सबके साथ इज्जत के साथ बात करूंगा, क्योंकि तूने आज का दिन मुझे दिया है। और जितने सुख है, संसाधन, इन सब के लिए धन्यवाद किया करो। शिकायतें नहीं करनी भाई। शिकायतें करने से हमारे जीवन के अंदर दुख, तकलीफ, बीमारियां और गरीबी, लाचारी बढ़ जाती है। हम जिस चीज की शिकायत करेंगे वो बढ़ेगी, और जिस चीज का धन्यवाद करेंगे वो भी बढ़ेगा। अगर आपने सेहत का धन्यवाद किया, परमात्मा तूने इतना अच्छा शरीर दे दिया, तो आपका शरीर और ज्यादा स्वस्थ हो जाएगा। और अगर हमने कहा परमात्मा तूने मुझे बीमारी दे दी, तो फिर बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसलिए शिकायतों से दूर हो जाओ। और अभी हम करते हैं आज के टॉपिक की विधिवत शुरुआत। और आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हम लोग उसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये जो सेशन है, ये जो चर्चा है, हमारी व्यक्तिगत है। इसका किसी भी कंपनी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। इसमें जो विचार है वो हमारे अपने निजी विचार है। तो अभी हमारे साथ काफी फैमिली मेंबर ज्वाइन हो गए हैं। सबसे पहले तो हम सभी फैमिली मेंबर का दिल की गहराइयों से हम लोग स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे बीच में काफी फैमिली मेंबर हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, जो नए फैमिली मेंबर हैं। तो हम लोग उनका वास्तव में और दिल की गहराई के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और इसके साथ साथ हम आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, नमो बुधाय, ओम शांति और राधा स्वामी। और हम परमात्मा से कामना करते हैं कि परमात्मा हमारे सभी फैमिली मेंबर और उनके परिजनों को तथा उनके घनिष्ठ मित्रों को स्वस्थ रखे और खुशहाल रखे। तो अभी हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो अस्थमा पर चल रहा है। कल हमने अस्थमा के बारे में आपको बताया था, अस्थमा क्या है और अस्थमा
बच्चों को कितना ज्यादा आज अस्थमा हो रहा है और अस्थमा के कौन कौन से लक्षण और कारणों के ऊपर हमने काफी चर्चा की थी। आज हम लोग बात करेंगे कि अस्थमा से क्या क्या और ज्यादा समस्याएं हो सकती है। अगर अस्थमा आपका क्रोनिक हो गया तो कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है और उन्हीं समस्याओं से फिर शरीर के अंदर कई तरह की बीमारियां हो सकती है। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे, हम लोग कुछ सुधार की बात करेंगे, सावधानी की बात करेंगे और आपको कौन कौन सा खान पान आपको लेना चाहिए और आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। ठीक है सर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अस्थमा एक तरह से क्या है। ये वात, जिन लोगों का वात बढ़ जाता है, जिनको पेट की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को ये अस्थमा ज्यादा होता है। वैसे अस्थमा नाक से शुरू होता है। कई लोगों को नाक का ही अस्थमा होता है, नाक के अंदर एलर्जी होती है और नाक के अंदर जो एलर्जी होती है वो नाक तक ही सीमित रहती है। और कई लोगों को श्वास नलिका की प्रॉब्लम होती है, जो सांस लेने वाली हमारी नली है इसकी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर फेफड़ों की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कई लोगों को फेफड़ों की दिक्कत भी होती है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब शरीर के अंदर वायु बढ़ जाती है, वात दोष हो जाता है, तो वात दोष से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं कि अगर अस्थमा हमारा क्रोनिक है तो हमारे और को कौन कौन सी समस्याएं हमारे शरीर के अंदर हो सकती है। देखो, अगर अस्थमा लगातार है तो आप एक बात जरूर ध्यान से सुनो कि उससे फेफड़े कमजोर भविष्य के अंदर हो सकते हैं। आज का अस्थमा कल को फेफड़ों को कमजोर कर सकता है, क्योंकि अस्थमा जब होता है तो बार बार क्या संक्रमण होता है, बार बार। और बार बार का ये जो संक्रमण है ये आने वाले टाइम के लिए हमारे फेफड़ों को खराब कर सकता है। एक तो सबसे पहला ये हो सकता है। दूसरा, जिन लोगों को अस्थमा होता है उनकी नींद है ना गहरी नहीं होती है, नींद टूटती रहती है, उनकी नींद स्मूथ नहीं होती है। तो नींद की एक समस्या हो सकती है। और नींद की समस्या हो गई तो फिर कई तरह की समस्याएं नींद के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि मरम्मत का काम नींद में होता है शरीर का। शरीर के अंदर जो हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होते हैं, हमारी ग्रंथियां हैं, हमारे ऑर्गन हैं, हमारी कोशिकाएं हैं। तो सारा का सारा खेल नींद है। अगर नींद खराब है तो आने वाले टाइम में फिर कई तरह की दिक्कत हो जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों को अस्थमा होता है उन लोगों के शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की अगर कमी हो गई, अगर प्राण वायु की कमी हो गई तो शरीर के अंदर फिर और दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएगी। शरीर के अंदर शरीर हमारा फिर डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारे हृदय की प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाएगी, त्वचा की प्रॉब्लम हो जाएगी, होंठ नीले नीले हो जाएंगे। यानी कि अगर ये लगातार है तो हमें सोचने की जरूरत है कि भाई हमें इसको सही करना जरूरी है, हमें भोजन को बदलना जरूरी है। इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोगों को एक एंजाइटी सी हो जाती है, हम लोग है ना चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम लोगों को चिंता तनाव इस तरह की चीज रहेगी, क्योंकि हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा। खुद के प्रति हम लोग है ना एक नाखुश इंसान हो जाएंगे। जिन लोगों को अस्थमा होता है वो सोचते हैं क्या हो गया, मतलब किसी से बात भी नहीं कर सकते हम लोग ढंग से। और एक जो फेफड़ों की प्रॉब्लम होती है, हमारी श्वास नलिका की प्रॉब्लम होती है, वो बढ़ सकती है। सीओपीडी की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि हमारे फेफड़ों से संबंधित दिक्कत है, श्वास नलिका से संबंधित दिक्कत है, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। चलो ये प्रॉब्लम ना हो और हम लोग आज का जो ये टॉपिक करेंगे, हो सकता है कि इससे आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाए। हो सकता है कई चीजें जो हमें पता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा शरीर खराब हो रहा है, जिसकी वजह से अस्थमा हो रहा है, उसके अंदर सुधार हो जाए। तो शाबाश, आप लिख लें और हम लोग उन चीजों पर चर्चा करेंगे जो हमारे शरीर के अंदर अस्थमा बढ़ाने का काम कर रही है। यानी कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी, तो हम लोग बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैं अपनी बात बताऊं आपको, तो मुझे अस्थमा था क्योंकि मेरे को वात दोष था और 22 साल की उम्र के अंदर मैंने सरकारी नौकरी जेई की छोड़ी दिल्ली के अंदर। कोई छोड़ेगा क्या? लेकिन मैंने इसलिए छोड़ी क्योंकि डॉक्टर ने कहा क्योंकि यहाँ का जो प्रदूषण है वो आपको अटैक कर रहा है, यहाँ का पानी भी आपको अटैक कर रहा है और आप यहाँ सांस ढंग से नहीं ले रहे हैं, तो आप छोड़ दें या आप अपने गांव में चले जाएं।
मैं गांव में आ गया क्योंकि जीवन से बढ़ के कोई चीज नहीं है। अगर मैं ये सोचता नहीं नहीं मेरे को तो रहना यही है, तो क्या सवाल ये था, मैं अपने आप से पूछूं तो क्या मैं आज होता? तो सवाल ये होता नहीं होता, क्योंकि छोटी उम्र के अंदर जब अस्थमा हो जाए, लगातार छींके आए और अटैक पड़े अस्थमा का, तो बड़ी दिक्कत होती है भाई। तो इसलिए मैं इस चीज से प्रैक्टिकल, इस चीज से निकला हुआ इंसान हूं, प्रैक्टिकल। और मैंने पूरा इसके ऊपर प्रैक्टिकल अध्ययन किया हुआ है, अपने शरीर के ऊपर अध्ययन किया हुआ है। जो इंसान 22 साल में अस्वस्थ था, आज 55 साल के अंदर किसी भी जगह जा सकता है, पहाड़ों में जा सकता है, जहां बर्फ गिरती है वहां भी मैं गया हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और लोगों को दिक्कत हो गई लेकिन मुझे दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि वहां और लोग घूमने गए हुए थे, उनको दिक्कत हो रही थी। तो मैं फील कर रहा था कि मैंने भोजन बदला, आदतें बदली और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया। लेकिन मैंने सावधानियां बहुत रखी है जीवन के अंदर, तो आप भी ये सावधानियां रखो। सबसे पहले सावधानियां रखनी है शाबाश, आपको क्या क्या चीजों को यूज नहीं करना है ये नोट कर लो। आप जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, या आप ये चाहते हैं कि जीवन में अस्थमा ना हो, या आपके बच्चों को प्रॉब्लम है, तो आप उनको क्या क्या सावधानियां रखोगे। सबसे पहले तो शाबाश आप नोट कर लो, जंक फूड, फास्ट फूड, इनके अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, इनके अंदर अडल्ट्रेशन होती है, इनके अंदर मिलावट होती है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कलर, अलग अलग केमिकल कलर मिले हुए होते हैं। ये हमारे लिए बड़े खतरनाक है। ये हमारे शरीर के अंदर क्या है, वात को बढ़ाएंगे, और वात बढ़ेगी तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी, वात बढ़ेगी तो हमारा अस्थमा है और ज्यादा उसका वो और ज्यादा भयंकर रूप धारण कर लेगा। जैसे हम लोग बच्चों को चिप्स खिलाते हैं, कुरकुरे खिलाते हैं, बिस्कुट खिलाते हैं, ब्रेड खिलाते हैं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारे शरीर में अस्थमा बढ़ाएगी, क्योंकि पेट को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर आपका बच्चा, उसको ये प्रॉब्लम है, अगर आप उनको ये चीजें दे रहे हैं तो आप दवाइयां खिला रहे हैं, उससे पहले आपको इन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा स्वस्थ होगा, आप स्वस्थ होंगे। इसके साथ साथ जितने भी दूध के उत्पाद हैं जो चिकने हैं, जो आपके शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। इसके साथ साथ जितनी भी तरह की मिठाइयां हैं, रंगीन मिठाइयां हैं अक्सर, उनसे दूरी बनानी पड़ेगी। कभी भी मिठाई खाओ तो मिठाई आप सफेद पेठा जो होता है उसकी मिठाई खा सकते हो, मैं वही खाता हूं, मुझे सूट करता है, लेकिन उसकी भी आपको थोड़ी मात्रा ज्यादा नहीं खानी है। यानी कि ये ध्यान रखना पड़ेगा भाई। हम लोगों को सोचते हैं कि मैं हर चीज खाए भी जाऊं और मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो ये मुश्किल है। इसके साथ साथ जितना भी फ्रिज की आइटम है ना, फ्रिज वाली, फ्रिज का पानी और फ्रिज के अंदर रखी हुई सब्जियां या फ्रूट है, आप खा रहे हैं डायरेक्ट, तो फ्रिज की आइटम से आपको परहेज करना पड़ेगा। ठंडा खाना, यानी कि आपका अगर भोजन भी ठंडा हो चुका है वो भी नहीं खाना, बासी भोजन भी नहीं खाना है। होटल का भोजन है, शादियों का भोजन है, आपके लिए खराब है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, तब हम लोग स्वस्थ होंगे। तो पानी भी आपको फ्रिज का नहीं पीना है, ये भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ हमें, जैसे मूंगफली है, मूंगफली आपको वात बढ़ाएगी, तो मूंगफली का भी सेवन आप कम से कम करें। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है और वात वाला अस्थमा है, वात से अस्थमा हो चुका है, और मैक्सिमम 95% यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मूंगफली ज्यादा मत खाएं। कभी ले ली थोड़ी बहुत तो कोई दिक्कत नहीं है, कच्ची ना खाएं, रोस्टेड है, नमक ज्यादा है तो ना खाएं, थोड़ा ध्यान रख ले। इसके साथ साथ चीनी और चीनी के जो उत्पाद हैं वो भी हमें अस्थमा के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनसे दूरी बना ले। जैसे आप चाय पीते हैं, कॉफी लेते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, सब में चीनी का घोल है, यानी कि चीनी बहुत ज्यादा है इनके अंदर, चीनी की चाशनी है एक तरह से, जो हमारे शरीर के लिए, अस्थमा के लिए बड़ी खतरनाक है। इसके साथ साथ आप काजू खाते हैं, तो काजू भी आपके लिए अस्थमा में दिक्कत पैदा करता है, मैं काजू नहीं खाता हूं। मूली नहीं खानी है, मूली भी दिक्कत करती है भाई। मटर है आपकी, सूखी मटर है आपकी, वो भी दिक्कत करती है। जैसे कई बार मटर पनीर खा लेते हैं तो मुझे भी दिक्कत होती थी पहले, अभी भी मैं नहीं खाता हूं, मैं ध्यान रखता हूं कि नहीं, मटर पनीर नहीं खाना है। इससे अच्छा है कि कोई हरी सब्जी बनी हो तो वो खा लें, कहीं शादी में गए हैं, कहीं भी गए हैं। अपना चुनाव करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखो, चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है, सावधानी है ये। इसके साथ साथ धूम्रपान करना नहीं है, धूम्रपान वाले लोगों के पास नहीं बैठना है। जिस रूम के अंदर धूम्रपान होती है बहुत ज्यादा, उस रूम के अंदर नहीं सोना है। आपके घर के अंदर कोई धूम्रपान कर रहा है और वो उसका वो स्पेशल रूम है, आप उसके अंदर मत सोएं, बच्चों को मत सुलाएं वहां उनको, क्योंकि वहां आपको पता नहीं है कितने हानिकारक केमिकल हैं, कितने हानिकारक बैक्टीरिया हैं,
और ये बच्चों के फेफड़ों के लिए बच्चों को क्रिएट कर देगा। बच्चों के फेफड़े अभी विकसित नहीं हुए हैं। बच्चा छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है, उसके फेफड़े हैं, उसकी श्वास नलिका है, विकसित नहीं हुई है। लेकिन अगर आपने ऐसी जगह बच्चे को लेटा दिया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। या जो स्मोकिंग करने वाला इंसान है उसके पास बच्चा रहा, अभी कल मेरे पास फोन आया एक का, बोला सर अच्छा हम लोग करें क्या, हम तो स्मोकिंग भी करते हैं, बच्चों को भी खिलाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, प्रेम अलग चीज है, स्मोकिंग अलग चीज है। बच्चों को आप नुकसान दे रहे हो, बहुत बड़ा नुकसान दे रहे हो। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे जगह बच्चों को मत लेटाएं। उससे अस्थमा की प्रॉब्लम आज नहीं है तो कल हो जाएगी, अगर है तो बढ़ेगी। फिर बच्चा बार बार बीमार होगा, हम कहेंगे बच्चा बीमार क्यों हो रहा है, बच्चे को ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। समझ के बात। जहां पर धूल मिट्टी ज्यादा है, पर्दे हैं, पर्दे हमने कभी हमने मिट्टी हटाई नहीं है, तो आपका जो रूम है आप मास्क लगाएं, अपने घर के साफ सफाई ड्रेसिंग का काम करें, पर्दे हिलाएं, मिट्टी नहीं रहनी चाहिए। चद्दर है, आपको डेली चद्दर है उसको चेंज करना चाहिए, या 2 दिन में चद्दर चेंज करनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा अस्थमा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, घर के अंदर जितने भी तरह की अगरबत्ती है, धूप है, इनका सेवन नहीं करना है भाई, इस बात का ध्यान दे लो। भक्ति आस्था और बहुत बड़ी है। जब ये आस्था शुरू हुई थी तो उस वक्त ना तो धूप थी ना अगरबत्ती थी, लोग ध्यान लगाते थे परमात्मा के प्रति। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ये धुआं है, आप इसको धुआं मानो जो आपके शरीर में जाके अटैक करेगा। तो जो बच्चों के पास, अगर हम बच्चों के आसपास ऐसा कर रहे हैं तो बच्चे के फेफड़े तो बड़े कमजोर है। और हमारे रूम के अंदर क्या हो रहा है कि रूम के अंदर धूप लगी हुई है, तो ये नुकसान करेगी। क्योंकि मेरी आदत है, मैं स्पष्ट बोलता हूं, इससे अगर फायदा हो जाए आपको तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। और उसके बाद हमें परफ्यूम है जो श्रृंगार करते हैं, तेज आपका परफ्यूम है, सुगंध है, वो भी आपको क्या है अटैक करेगी, और बच्चों को, खासकर बच्चों को अटैक करेगी। तो हमें साफ सफाई रखनी है, ये ध्यान रख लो। सुबह मास्क लगा के काम कर लिया करो। इसके साथ साथ आप सरसों का जो साग है वो बात बढ़ाने वाला है, थोड़ा उसका ध्यान रखो कि वो थोड़ा कम खाओ आप। अगर घर के अंदर मान लो सीलन आई हुई है, सीलन, कई घर होते हैं ना, हमारे अंदर के घर होते हैं, सीलन आई होती है, वहां पर हवा कम जाती है, धूप नहीं जाती, सीलन है, तो आपको अस्थमा बढ़ेगा। आपके घर के अंदर प्लास्टर है, उसकी पपड़ियां उतर रही है तो आपको दिक्कत आएगी। पुट्टी की हुई है, पुट्टी हट रही है, वहां से धूल मिट्टी निकल रही है, तो आपको अस्थमा बढ़ सकता है। यानी कि उसको हटा दो, परमानेंट हटा दो, साफ रख लो उसको। वो अगर वहां डेली है तो डेली आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये कुछ एक चीजें जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। उसके बाद अब आप ना कोई चीज ऐड करोगे तो काम करेगी। अगर आपने दवाइयां ऐड कर ली, आपने भोजन बदल लिया, आपने कई चीजों में बदलाव कर लिया, लेकिन ये आपके घर में है तो उसके फायदे कम होंगे। इसके साथ साथ आप ऐसी जगह रह रहे हो जहां पोल्यूशन वाली जगह ज्यादा है, आप कोई रेलवे स्टेशन के पास रह रहे हो, या मिल के पास रह रहे हो, रेलवे लाइन के पास रह रहे हो, ऐसी जगह जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है। और अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आप किराया दूसरी जगह ले लो, आपके पास तो एक अपॉर्चुनिटी है। मकान बदलना तो बहुत आसान है, तो आप ना ऐसी जगह है अपना घर ले लो जहां पर प्रदूषण का हो, जहां पर मकान कम बने हो, आपकी उम्र लंबी हो जाएगी। हम लोग कहां रहना पसंद करते हैं, बाजार के बीच में ऐसी जगह, वहां आपकी उम्र छोटी हो जाएगी क्योंकि अस्थमा रहेगा, वहां प्रॉब्लम रहेगी। दूर ले लो आप, ठीक है। अगर आप घर बेचने की सलाह में हो तो बेच दो, ऐसी जगह ले लो जहां पर ये प्रॉब्लम ना हो आपको, तो आप और आपके बच्चे सभी स्वस्थ रहेंगे। चलो अभी हम लोग क्या क्या बदलाव करें, फटाफट हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आपका काम है वह आपको अपने दैनिक जीवन के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीजें लेनी पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट जैसे आप सुबह उठते ही पानी पीते हैं, ठंडा पिएंगे तो प्रॉब्लम होगी। गुनगुना पानी हम लोग कहते हैं, जिनको अस्थमा है गुनगुना पानी पिए, और दिन में भी कोशिश कर लें वो गुनगुना पानी पीने। और आप एंटीऑक्सीडेंट चीजों का सेवन करना शुरू कर दें। जैसे हम लोग आंवला का प्रयोग करते हैं, नींबू का प्रयोग करते हैं, संतरा है, अमरूद है, कीवी है, बेरी है, ये सारी की सारी क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स आते हैं उसके खतरे को ये कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी।
और ये सारी की सारी चीजें आपके पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि विटामिन सी मिलेगा आपको और आप तंदुरुस्त रहेंगे। विटामिन सी आपके शरीर के अंदर जहर को बाहर निकालने में काम करता है, सफाई करने का काम करता है, बहुत बढ़िया होता है। ये चीजें यूज करें। दूसरा, आप अपनी रसोई के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीजें हैं, जैसे हम लोग बीमार होते हैं मार्केट से क्या लेके आते हैं, दवाइयां। दवाइयां क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट्स, किसी को घाव है तो एंटीसेप्टिक, यही तो होती है ना। और उसके साथ साथ कोई एलर्जी ना हो तो ये गोली वो दे देते हैं, या कोई आपको विटामिन की गोली दे देंगे, आपको 4 तरह की गोली दे देंगे, आप ले लेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमारे घर के अंदर है। आप हल्दी का प्रयोग करो। हल्दी आपके लिए सबसे बढ़िया है। हल्दी पानी, हल्दी दूध आपका घर का है तो ठीक है, नहीं हल्दी को उबालो और हल्दी का प्रयोग कर लो। हल्दी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन रसायन होता है, करक्यूमिन नाम का रसायन होता है, जो आपके शरीर के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए और आपके अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया, अस्थमा ना हो उसके लिए बहुत ही बढ़िया है हल्दी। दूसरा, अदरक है। हम लोग प्रत्येक दिन बताते हैं सर्दियों में, मैं अक्सर यूज करता हूं। अपनी बॉडी के हिसाब से यूज करो, इस बात का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि आप आज ही यूज करना शुरू कर दो और आपकी बॉडी पित्त वाली है तो दिक्कत होगी। क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है और मौसम का भी ध्यान रखना है। लेकिन मैं इन दिनों के अंदर भी थोड़ा ले लेता हूं, क्योंकि मेरा वात प्रकृति है मेरे शरीर के अंदर। मुझे पता है कि मुझे 5-7 दिनों के अंदर ले लेना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो अदरक है, हल्दी है, लहसुन है, दालचीनी है, लौंग है, तुलसी है, काली मिर्च है, ये आपके रसोई में है। आप बच्चों को, आप अपने आप को दो, अस्थमा भाग जाएगा। ये अस्थमा को दूर करने का काम करता है भाई, ये सारी की सारी चीजें। ये इनको एंटीऑक्सीडेंट बोला गया है। दूसरा, आपको कुछ सब्जियां और फ्रूट लेने हैं जो बीटा कैरोटीन जिनके अंदर होता है। बीटा कैरोटीन क्या होता है, पिगमेंट होता है जो सब्जियों को और फ्रूट को कलर देने का काम करता है। जैसे अलग अलग कलर की सब्जियां होती है, अलग अलग कलर के जो फ्रूट होते हैं, तो परमात्मा ने उनके अंदर एक तत्व दिया है जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन वाली चीजें लोग हैं तो आपके शरीर के अंदर क्या है, विटामिन ए है ना, वो शरीर के अंदर जाएगा और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। जैसे कौन कौन सी सब्जी खा सकते हो आप, जैसे गाजर है। गाजर बहुत बढ़िया है, बच्चों को खिलाया करो जब गाजर आए, खुद खाया करो। गाजर उबाल कर खाया करो। गाजर क्या, उबालो, गाजर का सूप बना लो। गाजर को उबाल कर उसके अंदर थोड़ा तेल डाल लो, घी डाल लो, वो खाओ। उससे विटामिन ए बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाएगा, अल्टीमेट है। शकरकंद है, शकरकंद आती है तो शकरकंद खाया करो शाबाश, उसके अंदर आपको बीटा कैरोटीन मिलता है। कद्दू है, वो बहुत बेहतरीन है, कद्दू खाया करो। कद्दू है आपका जो बीटा कैरोटीन होता है उसके अंदर है। और ये जो बीटा कैरोटीन वाली चीजें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी से भरपूर होती है, यानी कि ये वो भी काम करेगी, ये सबसे ज्यादा काम करेगी आपके शरीर के लिए। तो आपको गाजर है, शकरकंद है, कद्दू है, पपीता है, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ जैसे मेथी का साग है, बथुए का साग है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, ये बहुत अल्टीमेट काम करती है। और एक बात ध्यान से सुनो कि सूप सबसे ज्यादा काम करेगा। उसके अंदर ऑलिव ऑयल डाल दो या तिल का तेल डाल दो या फिर आपका देसी घी अच्छा है तो डाल दो। आप बच्चों को भी सूप पिलाना शुरू कर दो, आपके बच्चों की सेहत बहुत अल्टीमेट हो जाएगी और आपकी सेहत अल्टीमेट हो जाएगी। जो बार बार बीमार हो रहे हैं, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम लगती है, तो आप ये चीजें उनको देना शुरू कर दो। टमाटर का सूप ले सकते हैं, सबसे बढ़िया है, क्योंकि टमाटर के अंदर लाइकोपीन होता है जो कि हमारे अस्थमा के लिए दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। तो इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं, बहुत ही अल्टीमेट चीज है। इसके साथ साथ ओमेगा 3 आपको लेना है। ओमेगा 3 में आप अखरोट ले सकते हैं, आप अलसी ले सकते हैं, चिया सीड ले सकते हैं, अलसी के बीज है, चिया सीड है। ये सिंपल ओमेगा 3 है। आपको ओमेगा तो देगा ओमेगा 3, लेकिन सिंपल वाला देगा जो कि 20-30% काम करता है। आप इसका सप्लीमेंट लोगे, मैंने इसका सप्लीमेंट यूज किया आज से 11 साल पहले और मुझे भयंकर अस्थमा था, दमा था। और मेरे मित्र हैं, वो सभी को पता था, महेंद्र जी बैठे, इनको पता है क्योंकि हम लोग पुराने हैं, आज से नहीं है, 20 साल 25 साल से साथ हैं। जब हम लोग गाड़ी में इकट्ठे होते थे तो मैं कहता था भाई गाड़ी के शीशे खोल दो, एसी बंद कर दो,
तो बड़े परेशान होते थे, मेरे को कहते थे आप बस में बैठ जाओ, कहीं जाना होता था। यानी कि ऐसी मेरे को प्रॉब्लम थी। और आप देखो कि मैंने ओमेगा 3 का प्रयोग किया सप्लीमेंट के रूप में, जो कि कंप्लीट है। ये बहुत जबरदस्त है हमारे शरीर के लिए, अस्थमा के लिए भाई, इसका प्रयोग करो आप। इसके साथ साथ मैग्नीशियम वाली चीजें लेनी है आपको। मैग्नीशियम वाली चीजें कौन सी? जैसे कद्दू के बीज हैं, बादाम है, तिल के बीज हैं। खाना खाते ही आप तिल के बीज ले लो या कद्दू के बीज ले लो और थोड़ा गुड़ ले लो और उसको चबा लो, अस्थमा भाग जाएगा, रुकेगा नहीं। बच्चों को भी आदत डाल दो, कितना अल्टीमेट हो जाएगा, क्योंकि आपका पाचन सही हो जाएगा, सबसे अच्छी बात है? और आपके शरीर के अंदर ये मैग्नीशियम वाली चीजें जाएगी तो ये आपके शरीर के लिए बहुत काम करेगी, क्योंकि आपकी जो श्वास नलिका है ना वो सिकुड़ी हुई है, सिकुड़ जाती है, जैसे आवाज आती है, सीटी बजती है। तो आप मैग्नीशियम लोगे तो हमारी जो श्वास नलिका वो खुलेगी, उसमें एक ताकत आएगी। अब वो क्या है? सिकुड़ी हुई है, एयरवेज है वो छोटा हो गया, संक्रिय हो गया, तो आपको मैग्नीशियम लेना पड़ेगा। मैग्नीशियम ही करता है जो हमारी नसों को सही करने का काम करता है। तो ये चीजें ले लो, हरी सब्जियां लो शाबाश, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेगी। हरी सब्जियां जितनी भी है, रंग बिरंगी सब्जियां जितनी भी है, उसमें सारी चीजें मिलेगी। उसके साथ साथ आप जब भी हो आपको कोशिश करो गर्म पानी, गुनगुना पानी लेने की कोशिश करो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ आप अनाज कौन सा ले सकते हैं? अनाज मैंने पहले बताया, जो अनाज आपके पेट को ना चिपके, आज से नोट कर लो आप, आपके बच्चे के पेट को ना चिपके, आपको ना चिपके, जो चीज बाहर चिपकेगी वो अंदर चिपकेगी। हम लोग बचपन के अंदर जब हम छोटे होते थे तो हम कोई पोस्टर हमें मिल गया तो हम घर की दीवार पे लगा देते थे, हमें ये पता नहीं होता था ये क्या है, हम बस खुश होते थे, रंगीन पोस्टर मिल गया। हम घर में क्या करते थे, आटा लेते थे और उसके एक लई बना लेते थे और उसको उसके ऊपर लगा के चिपका देते थे, मुखरता नहीं था। यानी कि वो कितना ज्यादा चिपकने वाला है। जो ये मैदा है, जो आपका गेहूं है, आपका चावल है, ये आपके पेट के अंदर जाकर चिपक रहा है, तो क्या बच्चों के पेट में नहीं चिपक रहा? ऐसा भोजन अगर हम लोग लगातार करेंगे तो अस्थमा होगा, पक्का होगा। मुझे क्यों हुआ? क्योंकि मैं मेरे साथ इसको जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं बचपन में ही सुबह उठते दूध पीता था और पार्ले जी का बिस्कुट एक दो उसी के अंदर डाल लेता था और खाता था। तो ये जो बिस्कुट आप बच्चों को खिला रहे हो, कोई भी बिस्कुट है, आज सारे के सारे बिस्कुट है ना, ये समझ लो कि मैदा है, रिफाइंड है, चिपकेगा, आपके पेट में जाएगा, चिपकेगा, तो रिफाइंड है वो आपके खून के साथ मिक्स होगा। और जब खून के साथ मिक्स होगा तो पूरे शरीर के अंदर क्या है, वो खतरनाक जहरीले केमिकल उत्पन्न करने का काम करेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी और इससे पेट आपका स्वस्थ नहीं रहेगा। तो अनाज आपको कौन सा लेना है? जो चिपके ना वो अनाज ले लो, जो ले लो। हम लोग कहते हैं, जो कई लोग कहते हैं जो अच्छा नहीं लगता, खाना शुरू कर दो, अच्छा लग जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा घी डाल लिया करो, आपको अच्छा लग जाएगा। गर्म पानी के अंदर इसका आटा गूंद लिया करो, अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो ले लो आप, जो चिपके ना, ज्वार ले लो, जेई ले लो, रागी ले लो, बाजरा ले लो। बाजरा है ना वो बहुत बढ़िया है। तो जो और बाजरा दोनों हर घर के अंदर उपलब्ध है, इनका सेवन कर लो, बहुत बढ़िया है। मीठे खाने की आदत है तो मीठे के अंदर भाई गुड़ या खजूर खा लो। खजूर भी तो मीठा होता है, गुड़ भी मीठा होता है। थोड़ा खाना है, ज्यादा नहीं खाना है। तो ये आपके लिए, अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया है। नमक, अगर सफेद नमक को छोड़ के कोई भी नमक ले लो, काला ले लो, सेंधा ले लो, पिंक ले लो, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और कम रखना है, ज्यादा नहीं रखना, इस बात का ध्यान रखो। तेल का प्रयोग करते हो तो तिल का तेल प्रयोग कर लो, अलसी का कर लो, ओलिव ऑयल प्रयोग कर लो, बहुत बढ़िया आपके लिए। एक सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, ये अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया है भाई। आयुर्वेद में इसका बड़ा वर्णन किया हुआ है। इसको खाओ जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। करेला खाओ, करेला बहुत बढ़िया होता है अस्थमा के लिए। और किसी भी तरह का सूप जो है वो बहुत बढ़िया है। आप सूप का सेवन करोगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए काम करेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को अस्थमा हो चुका है, मेरे पास मेरे मित्र जो आते थे, मैं अक्सर, या हम लोग बाहर जाते थे तो मैं अक्सर क्या है, सुबह उठते ही भाप लेता था। बोला क्या कर रहे हो? मैं बोला मेरी आदत है। यानी कि भाप लेना शुरू कर दो, इससे क्या होगा, आपके शरीर का पूरा आपका जो नोस्ट्रल प्रॉब्लम है, नाक की प्रॉब्लम है, वहां से लेके आपके टॉन्सिल है, आपके गले की प्रॉब्लम है,
आपके श्वास नलिका की है, फेफड़ों की है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम है, यहाँ पर काम करेगा। तो भाप लेना शुरू कर दो शाबाश। और कुछ नहीं होता अगर आप सुबह सुबह उठ के अगर आपको अस्थमा की प्रॉब्लम है, आपको महसूस हो रहा है, तो सुबह सुबह उठ के भाप ले लो, सोने से पहले थोड़ी भाप ले लो, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। अब भाप कई लोग क्या है कि कोई कैप्सूल लेकर आते हैं, वो डालते हैं, कोई कुछ डालते हैं, जरूरत ही नहीं है, कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आप जब भी भाप लो, आप 2 तुलसी के पत्ते डाल लो, थोड़ा सा अगर आप अदरक डाल लोगे तो वो भी ठीक है, सेंधा थोड़ा नमक डाल लो तो ठीक है, नहीं हल्दी सबसे बढ़िया है। यानी कि ये चीजें डालो, आप थोड़ी डाल लो, भाप ले लो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। इसके साथ साथ धूप के अंदर बैठना है जिन लोगों को प्रॉब्लम है, क्योंकि अस्थमा की प्रॉब्लम जिनको होती है ना, तो वो लोग क्या है कि उनका वात तो बढ़ता ही है, लेकिन उनका विटामिन डी कम होता है। आप नोट कर लेना कि आपका विटामिन डी, जिनको अस्थमा है और जिन बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम, उनका विटामिन डी कम मिलेगा। तो धूप के अंदर बैठना शुरू कर दो, जो कि प्राकृतिक है और फ्री की है और आपके शरीर में कई तरह के फायदे देगी। और जब बारिश का समय हो, जहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, जो लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, जैसे दिल्ली है, आप बॉम्बे में रह रहे हो, आप कलकत्ता के अंदर रह रहे हो, आप चेन्नई में रह रहे हो, हैदराबाद में रह रहे हो, बड़ी बड़ी जो सिटी है, तो आपके यहाँ क्या होता है कि हर जगह आज पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, और पॉल्यूशन की वजह से हमें विटामिन डी धूप में बैठने के बावजूद भी नहीं मिलता है भाई। और सर्दियों के अंदर हम लोग सबसे ज्यादा धूप में बैठते हैं, और सर्दियों में हमें कोई फायदा नहीं होता। और गर्मियों के अंदर क्या होता है कि गर्मी भी होती है, लेकिन पॉल्यूशन बहुत होता है। जब बारिश का मौसम हो, बारिश हो जाए, तब आसमान बिल्कुल खाली हो जाता है, पॉल्यूशन नहीं होता है। उस दौरान आप क्या कर सकते हैं, आप धूप में बैठे, चाहे आप दिन की धूप में बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फेस के ऊपर सनस्क्रीन लगा लें ताकि आपके फेस को दिक्कत ना हो, बैठ जाएं, तो आपको विटामिन डी सबसे ज्यादा मिलेगा। नेचुरोपैथी के अंदर तो बहुत ज्यादा वर्णन किया हुआ है कि आप बारिश होने के बाद अगर बैठेंगे तो आपका सबसे ज्यादा विटामिन डी पूरा होगा। और अभी जो दिन है इनमें भी बैठ जाया करो। अगर पोल्यूशन ज्यादा है तो नहीं फायदा होगा, लेकिन अगर पोल्यूशन कम है तो होगा आपको फायदा। तो एक तो आप धूप में बैठना शुरू कर दो, इसके साथ साथ एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों को अस्थमा है तो एक्सरसाइज किया करो आप, मॉर्निंग वॉक है, इवनिंग वॉक है। अगर आपको वात बढ़ रहा है ज्यादा तो मॉर्निंग वॉक करोगे तो वात और ज्यादा बढ़ेगी, ये भी होता है। तो इवनिंग वॉक पर ज्यादा फोकस कर दो जिनको वात ज्यादा बढ़ती है। और दिन के अंदर भी आप घूम सकते हैं, अपने किसी कपड़ा लेके फेस को कवर करके घूम सकते हैं, ज्यादा तेज धूप में नहीं। जैसे अभी बहुत ज्यादा गर्मी है तो इसमें नहीं निकलना है, हल्की जब आपका टेम्परेचर 30-35 के आसपास होता है तो दिन में भी घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। आप जंपिंग करें, जंपिंग बहुत बढ़िया रहती है। साइकिलिंग करें, साइकिलिंग बहुत बढ़िया होती है, लेकिन साइकिलिंग का ध्यान रखें। साइकिलिंग कई लोग करते हैं और उनको, आदमियों को क्या है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने कई लोगों से बात की है तो उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि साइकिल की गद्दी सही नहीं है, वो साइकिल चलाते हैं और सड़क अगर हमारी खड्डेदार है तो होगा क्या कि प्रोस्टेट है ना वो बढ़ जाएगा भाई। तो इसलिए जो लोग साइकिलिंग करते हैं तो साइकिलिंग में आपकी गद्दी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपके शरीर के ऊपर बिल्कुल प्रेशर ना हो, इस बात का ध्यान रखो। इससे आपको फायदा होता है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बड़ा फायदा होता है, ये ध्यान दे दो सभी फैमिली मेंबर। इसके साथ साथ हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, गहरे सांस लेते हैं। पावर ब्रीदिंग, एक पावर ब्रीदिंग होती है, अस्थमा में पावर ब्रीदिंग थोड़ी काम करती है, डीप ब्रीदिंग इतनी काम नहीं करती है। सांस को होल्ड करते हैं, इतना काम नहीं करता, क्योंकि अगर हमारे फेफड़ों से संबंधित प्रॉब्लम है तो ये काम करेगा, और जगह थोड़ा कम काम करता है, लेकिन कर सकते हैं आप। डीप ब्रीदिंग क्या करें आप सांस को होल्ड क्या करें, जैसे सांस दिया, पेट फुला दो और उसको रोको, कितने सेकंड रोक सकते हो। इससे भी आपको फेफड़ों का फायदा तो होगा ही होगा और अस्थमा का भी फायदा थोड़ा हो जाएगा। और ऑक्सीजन जहां है, थोड़ा ऑक्सीजन आप ज्यादा लें, खुले में रहें। अपना जो रूम है रात को सोने से पहले आधा घंटा खुला छोड़ दें, ताकि उसमें पूरी हवा आ जाए, और आप रात को अगर सो रहे हैं तो कम से कम आपको पूरी रात
ऑक्सीजन मिल सके, वरना क्या है कि फेफड़ों, वरना क्या अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, आपकी नींद टूट जाएगी और आपको सांस आने में दिक्कत हो जाएगी। तो आप क्या करें, आप अपना जो रूम है उसको खुला छोड़ें सोने से पहले। आप सो रहे हैं मान लो 9 बजे 10 बजे, उससे आधा घंटा पहले खुला छोड़ दें। उसके बाद हो सकता है आप एसी चलाकर सो रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें फिर क्या है कि आपकी जो है ऑक्सीजन कम हो जाएगी। तो खुला छोड़ देंगे तो ऑक्सीजन पूरी रहेगी, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी, अटैक नहीं पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ आप लोग कुछ कुछ सप्लीमेंट को आप ले लें, जैसे ओमेगा 3 मैंने कहा, मल्टीविटामिन है, एनर्जी ड्रिंक है, चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक, इससे दूरी बना लें भाई, ये पेट के लिए नुकसानदायक होती है सारी चीजें। आप बदलाव करेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। एक इम्यून हेल्थ हमारा एक न्यूट्रिशन है आयुर्वेद का, जिसमें कुटुकी है, कालमेघ है, तुलसी है, जो आपके अस्थमा के लिए बहुत बढ़िया है, अल्टीमेट है, आपकी इम्यूनिटी मजबूत कर देगा। ये बहुत अल्टीमेट चीज है, इसका प्रयोग कर लें शाबाश। और अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो फाइबर को ऐड कर लें आप, फाइबर आपको ऐड करना पड़ेगा, पेट को साफ कर दें। पेट साफ का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह फ्रेश हो गए, वो पेट साफ नहीं है। पेट साफ का मतलब है कि आपके पेट के अंदर, आंतों के अंदर कचरा नहीं होना चाहिए, कचरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके लिए फाइबर का प्रयोग कर लो, पूरा का पूरा फाइबर क्या करेगा, आंतों को, पेट को साफ कर देगा, तो आपको अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने कई तरह की आपको चीजें बताई है जिनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ दालें, प्रोटीन के लिए दालें ले सकते हैं आप, दिन के अंदर लें, छिलके वाली लें, तो वो भी आपके शरीर के लिए बहुत बढ़िया है, तो उससे आपको बड़ा फायदा होगा। कुल्थी की दाल बोलते हैं, तो जिससे आपको अस्थमा वालों के लिए बहुत बढ़िया है। तो ये चीजें आपको सभी फैमिली मेंबर को ध्यान रखनी है और अपने बच्चों का भी आपको ध्यान रखना है, और ये सारे के सारे आप बदलाव कर लो सब। चलो अभी हम चलते हैं परिणामों की तरफ। हमारे साथ बहुत से फैमिली मेंबर इस सेशन में आए, बहुत से लोग हमारे साथ सोशल मीडिया के माध्यम से आए और उन्होंने बदलाव करना शुरू किया, और जैसे उन्होंने बदलाव किया उनके शरीर के अंदर कई तरह के फायदे हो गए। तो हम लोग परिणामों की तरफ चलेंगे, उससे पहले हमारे जितने भी फैमिली मेंबर है, आपको 5 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो भैया आप अपना एक डिस्काउंट कार्ड बनवाएं। सबसे पहले आप अपना नाम लिखना शुरू कर दें, डिस्काउंट कार्ड बनवा लें। उसको आपको शाम को क्या है, अपना सवाल रख लें। शाम का सेशन होता है हमारा 7 से 8, उसमें अपना सवाल रखें। आपका कोच है वो आपके पूरे दिन की डाइट बनाएगा और 3 दिन में आपका अभ्यास हो जाएगा। 15 दिन के बाद आप अपना परिणाम शेयर करोगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। और जितने भी हमारे डिस्काउंट कार्ड होल्डर हैं उनके लिए खुशखबरी, हम लोग संडे को, जो अभी ये संडे आएगा, इसको हम एक प्रोग्राम करेंगे कि आप ये जो बदलाव है आप करोगे घर के खान पान में, ये जिंदगी भर आप लोग ये पोषक तत्व फ्री में कैसे यूज कर सकते हैं। फ्री में देखो, मैंने यूज किया, 11 साल हो गए, एक छींक नहीं आती है, अभी ऐसी चल रहा है। बदलाव बहुत जरूरी है, इस बात का ख्याल रख लो, बदलाव कर लो। तो मैंने बदलाव किया, आप भी बदलाव करो। तो मैं भी जिंदगी भर फ्री खा रहा हूं, आप फ्री कैसे खा सकते हैं ये हम आपको सिखा सकते हैं। इससे पहले आप अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा लो और उसको एक्टिव कर लो, ताकि आप वो सेशन अटेंड कर सको। अभी आपके पास वक्त है, ओके। चलो अभी हम लोग चलते हैं परिणामों की तरफ, और हमारे बीच में बहुत अल्टीमेट परिणाम है, बहुत ही जबरदस्त परिणाम हमारे सभी फैमिली मेंबर के आए हुए हैं, अलग अलग तरह के परिणाम आए हुए हैं। तो जिन लोगों को अस्थमा से संबंधित प्रॉब्लम थी, एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो वो लोग जरूर अपना परिणाम शेयर करें शाबाश। और आप अपना स्पेशल हैंडरेज भी कर सकते हैं, इशारा कर सकते हैं, ताकि मैं आपके पास आ जाऊं। देखो बहुत से लोगों ने हैंडरेज कर दिया है। हाँ जी यास्मीन जी, आप बताएं। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग यास्मीन जी। जी सर, मैं यास्मीन भाटी शाहपुरा भिलवाड़ा से बिलोंग करती हूँ और महेंद्र सर मेरे कोच हैं। और मैं सर इस सेशन में आने से पहले मुझे भी बहुत सारी तकलीफें थी सर, छींकों वाली एलर्जी और अस्थमा वाली शिकायत भी थी सर मुझे। अभी यहाँ कनाडा आने से पहले भी सर मुझे अचानक से मौसम के बदलाव की वजह से थोड़ी सी खांसी हो गई थी, तो थोड़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़ी ना, तो मेरी बहन ने जिद करके मुझे बोला कि आप है ना तो बस जांच करवा के अच्छे से डॉक्टर के पास जाके ही फिर जाओगे वहाँ पे, क्योंकि मेरा यहाँ पे विजिट वीजा ही है सर, तो मेरा हेल्थ कार्ड वगैरह नहीं है।
इस वजह से उसने ज़िद की, तो सर मैंने अपनी जाँचें जो करवाई सर, अहमदाबाद जाके मैंने एक बहुत ही जाने-माने डॉक्टर के पास सर मैंने उनको बोला भी कि मैं न्यूट्रिशन यूज़र हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कहा बताया सर, तो मैंने सारी जाँचें करवाई सर, सारी जाँचें मेरी रही नॉर्मल आई, बस वो वक़्ती तौर पे ही था सर, और फालतू मैंने अपने पैसे लगाए सर। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी और मतलब कि मुझे ये सारी तकलीफ़ें खत्म हो गई सर। मुझे जॉइंट पेन भी था, मुझे वेट भी मेरा बढ़ा हुआ था सर, और मुझे घुटनों और एड़ियों में दर्द होता था, कमर में मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था सर। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है सर, मैं जब से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ और मैंने अपने पोषक तत्व पूरे किए सर, आज मैं बिल्कुल स्वस्थ और एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ सर। और यहाँ पे मतलब कि मैं अपनी बेटी की डिलीवरी के लिए आई थी सर, तो यहाँ पे सारे नर्सेज़ और डॉक्टर भी मुझे देख के यही मेरी चुस्ती-फुर्ती को देख के बोले कि आप ग्रैंड मॉम हो बट आप नहीं लगते हो, क्योंकि मतलब कि आप मतलब दिखने में बिल्कुल यंग लगते हो। तो सर उन्होंने मुझे बहुत अच्छा कमेंट दिया और मैंने बताया कि मैं न्यूट्रिशन यूज़र हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अमेज़िंग फ़ायदा मिले हैं सर इस कम्युनिटी से। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आप जो नॉलेज देते हैं वो बहुत ज़बरदस्त है सर, उसके बिना यूँ समझिए कि ना हमारी शाम होती है, ना हमारी सुबह होती है सर। आप हो और आपकी नॉलेज सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और इस पूरी कम्युनिटी का सर जिससे मैं जुड़ी हूँ सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। गुड शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद।